आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु और मित्र के रूप में हम पढ़ रहे हैं। पिछले पीरियड में हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारे लिए हानिकारक होते। अब उसी पर आधारित हम सारणी 2.1 में मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों पर चर्चा करते हैं। मानव के रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। सामान्यतः क्षय रोग जीवाणु से होता है, वायु के कारण। खसरा वायरस से होता है, वायु से। ये भी चिकन पॉक्स वायरस से, ये वायु और सीधे संपर्क के द्वारा। पोलियो ये भी वायरस से होता है, वायु और जल से। इन सब से बचाव के जो तरीके हैं वो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगियों की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, ये इसके बचाव के उपाय है। इसके बाद हैजा और टाइफाइड, ये दोनों जीवाणु से होते हैं, जल भोजन के द्वारा ये फैलते हैं। और इनसे बचाव जो है वो व्यक्ति स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाएं, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण इसका उपाय है। इसके बाद में हेपेटाइटिस ई, ये वायरस से होता है, जल के कारण। उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण करना चाहिए। मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर के काटने से। इसमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने के लिए जो रसायन का है या कीटनाशक का है उनका छिड़काव करना चाहिए। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। ये थे हमारे रोग और उनसे बचाव और उनके कारक। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय आपने तालिका में देखे। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, वस्तुतः वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स जो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर एवं मुंह में भी जो रोग उत्पन्न होता है वो वायरस के द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव की अगर बात करें तो अनेक सूक्ष्म जीव जैसे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं या रोग उत्पन्न होता है। रोगों के कारण इन फसल की उपज में कमी हो जाती है, जिसको हम तालिका 2.2 में देखेंगे। कुछ पादप को रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों का नियंत्रण किया जाता है, यानी पादपों का उत्पादन करने के लिए, इन फसलों को बचाने के लिए हम रसायनों का उपयोग करके सूक्ष्मजीव का नियंत्रण कर सकते हैं। जो पौधों में रोग होते हैं वह पादप के रोग, सूक्ष्मजीव और उनका संचरण का तरीका, इस पर बात कर रहे हैं। नींबू कैंकर, ये जीवाणु के द्वारा होता है और वायु से फैलता है। गेहूं की रस्ट, ये कवक के द्वारा होता है, वायु एवं बीज के कारण फैलता है ये। और भिंडी की पीत, ये वायरस से होता है, कीट के कारण। अब खाद्य विषाक्तन के बारे में हम पढ़ते हैं या इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप अपने किसी मित्र को जब अपने यहाँ किसी पार्टी हो उसमें अगर आमंत्रित करते हैं तो उसने अनेक प्रकार के व्यंजन, वहाँ पर आप अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हो और उसको खिलाते हो। फिर उसके बाद में अगर उसे जो पसंद आता है वो बहुत अधिक खा लेता है तो उससे वमन यानी उल्टी होने लगती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आपने उस समय जो भोजन करवाया था वह विषाक्तन के कारण है या विषयुक्त
भोजन है, ऐसी स्थिति में आपको ये उल्टी होने लगती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो जाता है, यानी विषयुक्त हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देती हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब खाद्य परीक्षण। हमें खाद्य बीजों के संरक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया गया था। यदि आप खुले एवं नम स्थान पर रखी हुई ब्रेड पर देखते होंगे कि कवक का आक्रमण कर देती है और सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देती है। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे भोजन को आप संदूषित भोजन कह सकती हैं। आम खरीदते समय आपने देखा होगा कि कुछ आम खरीदे, परंतु उसमें कई दिनों तक उन्हें नहीं खा पाए या नहीं खाया आपने, तो बाद में उसमें वो सड़ने लगता है। परंतु वह जो सड़ने लगा है तो इसके लिए पहले अपनी दादी से पूछती है कि ये ऐसा क्यों होने लगा। जैसे कि आम का अचार हम कई दिनों तक रख सकते हैं तो वो संदूषित नहीं होता है, परंतु आम रखा तो वो ख़राब क्यों हो गया। यह भ्रम पहली को होता है। वह उसके खाद्य परीक्षण के लिए अपनी दादी से कहती है या कुछ पूछती है। सामान्य तरीकों का अध्ययन करके जिनका उपयोग हम अपने घर में करते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीवों से बचाने का उपाय करना चाहते हैं या करना जानते हैं। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। यदि नमक और आपने तेल लगा दिया है खाद्य सामग्री में, तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि कम होती है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो आपने भोजन को रखा है तो वो परिरक्षित भोजन कहलाता है। नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव वहाँ पर वृद्धि नहीं करते हैं। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण कैसे करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है, जिससे काफ़ी लंबे समय तक हम इसको रख सकते हैं। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को खुले सूखे नमक से ढक देते हैं या सूखे नमक में रख देते हैं। नमक का उपयोग हम आंवला, आम एवं इमली के परिरक्षण में भी कर सकते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे कहते हैं। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है या रोक देता है। इसके बाद तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को दूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें भी जीवाणु की वृद्धि नहीं हो पाती है। सब्जी, फल, मछली एवं मांस को इसी विधि द्वारा सुरक्षित किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध गर्म करते हुए देखा होगा। वो दूध गर्म करती है, दूध को उबालने से उसमें जो सूक्ष्म जीव है वह नष्ट हो जाते हैं।
इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में भी रख करके सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर भी सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को भी बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह भी सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। इसमें सूक्ष्मजीव नहीं पनपते। पाश्चुरीकृत दूध कैसे किया जाता है? इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक के लिए, और उसके बाद में एकदम से इसको ठंडा कर दिया जाता है और ठंडा करके इसका भंडारण कर लेती हैं। ऐसा करने पर ऐसा दूध जो किया जाता है उसे पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है, और इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। भंडारण और पैकिंग। आजकल आपने देखा होगा कि मेवे एवं सब्जियाँ भी वायुरोधी सील किए हुए पैकेटों में बेचने के लिए आती है, जिससे वो सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें, आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम नामक जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा, जो लेग्यूम पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहती है, जैसे सेम का पौधा हुआ, सेम की बेला हुई, मटर हुई, इनके सहजीविता में है ये। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको इस बात पर जरूर आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में हम अगले भाग में चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो 78% है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन और पर्णहरित में क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड तथा विटामिन के रूप में उपस्थित रहता है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर पाते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देता है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार यौगिक में परिवर्तित हो जाती है तो उसका उपयोग पौधे करते हैं। पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ों के द्वारा करती है। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक में संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर रहने वाले जंतु इसे प्रोटीन तथा नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में प्राप्त करती हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इस नाइट्रोजन को अपघटित करके नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र चलते रहता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और वायुमंडल में ये नाइट्रोजन पुनः वापस आ जाती है। परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में निश्चित बनी रहती है। ये नाइट्रोजनी चक्र है, इसको ध्यान से देखिए। पहले नाइट्रोजन का तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ, या फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हुआ। ये जीवाणु द्वारा हुआ तो जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित हुआ, और ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित हुआ। वहाँ से पौधे द्वारा अवशोषण करने के बाद जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, और उसके बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन के अपशिष्ट फिर मिट्टी में मिल गए, और यहाँ से इसका जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करना, और उसके बाद में उसको वायुमंडल में पहुँचा देना। इस तरह से ये चक्र चलते रहता है। इस तरह से हमारा ये अध्याय पूर्ण हुआ।